हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट का, दैट इज थॉइंग परमाफ्रॉस्ट इन द आर्कटिक रीजन। नाउ अगर हम परमाफ्रॉस्ट की बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल टॉपिक्स जो आपसे एनवायरनमेंट से पूछ सकते हैं। देखिए, अगर हम परमाफ्रॉस्ट की बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ परमानेंट फ्रॉस्ट जो कि आपको लैंड एरिया पे देखने को मिलती है। वो लैंड एरिया जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है फॉर कॉन्टिन्यूसली 2 years और मोर, उसको हम रिगार्ड कर देते हैं एज परमाफ्रॉस्ट। सो अगर हम आर्कटिक रीजन की बात करते हैं, सो यहाँ पर आपको परमाफ्रॉस्ट देखने को मिल रही है। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्लस अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा गया था कि जो आर्कटिक रीजन है उसकी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वार्मिंग टेम्परेचर्स जो हैं वो एवरेज इक्वेटर पे जो आपके एरियाज लाई करते हैं उससे डबल स्पीड से आपको पोलर रीजन्स में क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिख रहा है, टेम्परेचर राइज होता हुआ दिख रहा है। सो इसकी वजह से क्या है, जो परमाफ्रॉस्ट है वो थॉ हो रही है। इसका मतलब क्या है, वो पिघल रही है। अब यहाँ पर रिसर्च हुई है और ये देखा गया है कि अगर थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट हो रही है, उसकी वजह से जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स आपको परमाफ्रॉस्ट में देखने को मिल रहे हैं वो भी एक्चुअली में क्या हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन देखने को मिलेगा। सो इसीलिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे न्यूज़ में क्यों था, प्लस परमाफ्रॉस्ट क्या है, और इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं, थॉइंग परमाफ्रॉस्ट इन द आर्कटिक कुड अनलॉक टॉक्सिक वेस्ट बरिड फॉर डेकेड्स। अब जो भी टॉक्सिक वेस्ट था, जो इवेंचुअली ऐसा कहा गया था कि ये वाला जो रीजन है, जो पोलर रीजन्स है, दैट इज द मोस्ट स्टेबल रीजन इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर जो भी ऑयल, नेचुरल गैस या फिर जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर जनरली स्टोर करे गए थे, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर्स भी लो हैं। अब देखा गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, इवेंचुअली जो आपके पोलर रीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर राइज करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है। अब ये जो टॉक्सिक वेस्ट इवेंचुअली हमने कहाँ पर स्टोर किए थे, दैट इज इन द आर्कटिक रीजन, दैट इज इन द पोलर रीजन्स, वो भी यहाँ पर लिबरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ग्लोबल रिस्क्स देखने को मिलेंगे। राइट, दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज। सो अगर हम बात करते हैं, विद राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, thawing permafrost is likely to destabilize thousands of industrial sites and linked contaminated areas in the Arctic, which could result in the spread of toxic substances across the region, according to a new study. सो पोलर रीजन्स में टेम्परेचर बहुत राइज हो रहा है, जिसकी वजह से जो परमाफ्रॉस्ट है वो पिघल रही है, और यहाँ पर जो भी हमारे टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे वो भी आपको एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाते हुए दिखेंगे। राइट, so contrary to common perception, the Arctic is far from an uninhabited and untouched region. It's dotted with countless industrial facilities such as oil fields and pipelines. देखिए, अगर हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं, तो जब हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं तो हम जनरली यही कहते हैं कि पोलर रीजन्स अनहैबिटेबल है, यहाँ पर कोई भी हैबिटेशंस देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी यहाँ पर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ऑयल फील्ड्स और पाइपलाइंस। सो ऐसे ही आपको मिलिट्री बेसिस भी देखने को मिल रहे हैं। सो अगर हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट इज़ ऑल बिल्ट ऑन व्हाट, परमाफ्रॉस्ट। अब अगर परमाफ्रॉस्ट ही पिघल रही है तो ये जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा हुआ है परमाफ्रॉस्ट पे, ये भी डैमेज होगा। अब ऑयल फील्ड्स हैं, पाइपलाइंस हैं, इसका मतलब क्या है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं जो इवेंचुअली क्या है, दैट इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वो यहाँ पर एनवायरमेंट पोल्यूशन करेंगे। डन। सो अगेन हम कह सकते हैं क्योंकि ये रीजन पहले बहुत स्टेबल रहता था, बहुत रिलायबल था, इसीलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनाया गया था। बट ग्लोबल वार्मिंग इस स्पेस पे हो रही है कि परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, और इसकी वजह से जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स आपको वहाँ पर इस्टेब्लिश दिखे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया था, वो आपको डैमेज होता हुआ दिखेगा। Right, so the toxic waste from these industrial facilities has been buried in the permafrost on the assumption that it would stay locked away permanently, but danger looms as the planet continues to heat up. So planet heat up हो रहा है, जिसकी वजह से आपको डैमेज होता हुआ दिखेगा। Now what is permafrost? So it is any ground जिसका जो टेम्परेचर है, it stays frozen forever.
सो अगर हम एक लैंड एरिया की बात करते हैं, ग्राउंड की बात करते हैं, उसका टेम्परेचर लेस देन 0 रहेगा फॉर कॉन्टिन्यूसली 2 years, तो हम कह देंगे कि दैट पर्टिकुलर ग्राउंड इज परमाफ्रॉस्ट, राइट। सो जितने भी आपको पोलर रीजन्स देखने को मिलते हैं दैट इज परमाफ्रॉस्ट। सो अगेन अगर आर्कटिक रीजन्स की बात करते हैं, जिसमें स्पेशली ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, रशिया और ईस्टर्न यूरोप के कुछ पार्ट्स में आपको परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलती है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा, इन्होंने कहा है जो परमाफ्रॉस्ट है इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल, rocks and sand that are held together by ice. If they are held together by ice, so temperature बढ़ रहा है। अब ice जो है वो पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने वहां पर बनाया है वो भी डैमेज होगा, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परमाफ्रॉस्ट। अब फाइंडिंग्स क्या है? सो आप देख सकते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, चाहे फिर वो ऑयल पाइपलाइंस है, चाहे यहाँ पर नेचुरल गैस को स्टोर किया गया है, इवन अगर हम यहाँ पर कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स की गई हैं वो डैमेज होती हुई दिखेंगी। अब ये क्या है? इट बिकेम द सेंटर फॉर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड मिलिट्री एक्टिविटीज। सो यहाँ पर भी आपको इस्टेब्लिशमेंट्स देखने को मिलती हैं, मिलिट्री बेसिस देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मिलिट्री बेसिस है तो यहाँ पर आर्म्स एंड एमिनेशंस भी होंगे। तो अगर यहाँ पर आर्म्स एंड एमिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अगेन ये डैमेज होते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो परमाफ्रॉस्ट है वो पिघल रही है। अब यहाँ पर जो भी मटीरियल्स हैं दे आर टॉक्सिक इन नेचर, जो इवेंचुअली क्या करेंगे, जो भी आपका आर्कटिक रीजन है उसको पोल्यूट करेंगे, राइट। सो अगेन आप देख सकते हैं दिस लेड टू अक्यूमुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टॉक्सिक वेस्ट ऑन द permafrost. So but the Arctic is getting warmer nearly 4 times as fast as the rest of the planet due to the climate change. Permafrost is thawing rapidly. सो अगेन अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि एक बारी आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, जहाँ पर ये बताया गया है कि जो पोलर रीजन्स हैं वो ज़्यादा पेस पे हीट अप क्यों हो रहे हैं। द रीजन्स हैव बीन डिफाइंड देयर। सो इसीलिए आर्कटिक रीजन भी आप कह सकते हैं जो वार्म हो रहा है वो एज कंपेयर टू दी वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा वार्म होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो भी अनलीश होते हुए दिखेंगे। एंड ये क्या करेगा? कंटामिनेशन ऑफ दी साइट्स, राइट। सो आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट आता है दैट इज व्हाट आर दी अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थॉइंग परमाफ्रॉस्ट। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। अगर परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है तो यहाँ पर सी लेवल राइज भी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सारा पानी पिघल के कहाँ पर जाएगा? दैट इज इनटू दी ओशंस। सो ओशंस में आपको सी लेवल राइज होता हुआ दिखेगा। दैट इज दी अदर कॉन्सिक्वेंस। ऐसी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि टॉक्सिक मटीरियल्स भी लिबरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये देखा गया है, इट इज एस्टिमेटेड दैट Arctic permafrost alone holds an estimated of 1,700 billion metric tons of carbon, including methane and carbon dioxide. So you can imagine, परमाफ्रॉस्ट ने काफ़ी सारा कार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के रखा है। अब जब वो पिघल जाएगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वो कहाँ पर चली जाएगी? एनवायरनमेंट में। अब एनवायरनमेंट में अगर चले गई, क्योंकि ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये क्या करेंगी? क्लाइमेट चेंज करेंगी और ज़्यादा एग्रेवेट कर देंगी क्लाइमेट चेंज के सर्कल को, ग्लोबल वार्मिंग और भी ज़्यादा कर देगी, राइट। सो उसकी वजह से क्या होगा? अगेन परमाफ्रॉस्ट और भी ज़्यादा पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। सो मोरओवर, plant matter frozen in permafrost doesn't decay, but when permafrost thaws, microbes within the dead plant material starts to break the matter down, releasing carbon into the atmosphere. अब देखिए अगर हम परमाफ्रॉस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें प्लांट्स भी तो फ्रोजन है ना। जब प्लांट्स फ्रोजन है तब तक वो डिके नहीं होते क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत कम है, लेकिन जब आइस पिघलनी स्टार्ट होगी तो जो डेड प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो भी डिग्रेड होने स्टार्ट होंगे। जब उनकी डिग्रेडेशन होगी, अगेन वहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती हुई दिखेगी। सो इवेंचुअली क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग और भी ज्यादा एग्रेवेट हो जाएगी, right? So these are the other consequences of permafrost. So this was the topic जहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपको परमाफ्रॉस्ट आर्कटिक जोन में देखने को मिलती है, अगर वो पिघल रही है तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जो टॉक्सिक वेस्ट है वो भी लिबरेट होगा और इवेंचुअली वो क्या करेगा? ग्लोबल वार्मिंग और भी ज़्यादा कर देगा, क्लाइमेट चेंज और एग्रेवेट कर देगा, राइट। इसी के रिगार्डिंग हम एक MCQ प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू आर्कटिक इज इनकरेक्ट?
इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। फर्स्ट है, नो कंट्री ओन्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और द रीजन ऑफ द आर्कटिक ओशन सराउंडिंग इट। सेकेंड है, फिनलैंड एंड स्वीडन डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द आर्कटिक ओशन। सो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और इज इट डी, नीदर वन नॉर टू। देखिए जो परमाफ्रॉस्ट है, आर्कटिक रीजन है, ये आपके पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए इनकरेक्ट पूछा है, सो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी कंट्री जो नॉर्थ पोल है उसको ओन नहीं करती है, ये सभी की प्रॉपर्टी है, वर्ल्ड की प्रॉपर्टी है। सो ये कोई भी कंट्री क्लेम नहीं करता है कि नॉर्थ पोल मेरा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम फिनलैंड एंड स्वीडन की बात करते हैं, ये भी आपको स्टेटमेंट करेक्ट होती हुई दिखती है। दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द आर्कटिक ओशन। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे। सो आंसर यहां पर बन जाता है, दैट इज डी, नीदर वन नॉर टू। दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं, राइट। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कैन यू सी दी आर्कटिक ओशन रीजन, सो यू कैन सी अलास्का, कनाडा, अगेन ग्रीनलैंड आपको देखने को मिलता है, नॉर्वे देखने को मिलता है, रशिया। सो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सेस देखने को मिलता है। सिर्फ दो ऐसी आर्कटिक स्टेट्स हैं जिनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है आर्कटिक ओशन से, दैट इज फिनलैंड एंड स्वीडन। अब ये एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। आप यहाँ पर डायग्राम जो आपका मैप है उसको बहुत ध्यान से देखिए तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो आपके दो आर्कटिक स्टेट्स हैं, फिनलैंड और स्वीडन, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू दी आर्कटिक ओशन। ऐसे अगर हम आर्कटिक ओशन स्टेट्स की बात करते हैं तो आपको कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिलता है, राइट। सो दिस इज इट। आई होप यू लाइक द लेक्चर।